नमस्कार दोस्तों, अराकान आर्मी एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है। हर बार ये चर्चा में इसीलिए आते हैं कि म्यांमार को तोड़कर अलग देश की डिमांड हर बार करते हैं और इस देश का नाम होगा रखाइन देश। पर आज ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ये म्यांमार की बॉर्डर को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश के 270 किलोमीटर के एरिया तक जा पहुंचे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि अराकान आर्मी आखिरकार बांग्लादेश के अंदर क्या कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है, क्या इसके ऊपर मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार इन दिनों बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, क्या उसके द्वारा किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। और तीसरा सबसे अहम सवाल आपके माइंड में आया होगा कि जब ये अराकान आर्मी बांग्लादेश के अंदर घुस सकती है तो बांग्लादेश के नजदीक भारत की सीमा भी लगती है, क्या ये संकट भारत की तरफ भी आ रहा है। और चौथा सबसे अहम मुद्दा जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर लाखों लोग ऐसे निवास करते हैं जिनके पास दुनिया के किसी भी देश की नागरिकता मौजूद नहीं है। आखिर वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर नजर डालिए, ये क्या है? म्यांमार का मैप है, ये है बांग्लादेश का मैप और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है हमारे भारत का क्षेत्र। तो ये जो म्यांमार है, म्यांमार के अंदर टोटल कितने राज्य आते हैं? 7 राज्य। और 7 राज्य में से एक राज्य आता है जिसका नाम है रखाइन। बस इसी राज्य को अलग बनाने के लिए एक स्पेशल आर्मी तक बन गई है जिसका नाम है अराकान आर्मी। अब सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में चल रहा होगा कि आखिरकार अराकान आर्मी बांग्लादेश में क्या लेने के लिए गई थी। तो दरअसल हुआ क्या था, 12 अगस्त 2025 के दिन अराकान आर्मी का एक सैनिक जिसका नाम है जीवन तंजंगिया, ये गलती से कहां पहुंच गया? बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश का ऐसा इलाका जो कि मगदा कस्बा के अंदर आता है। ये चिटगोंग डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश का एक क्षेत्र। और दूसरा ये है रंगपुर, जिसे भारत कई बार काटने की भी बात कर चुका है। मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी बोला था कि बांग्लादेश के पास 2-2 चिकन नेक हैं, किसी दिन उड़ा दिए जाएंगे। तो ये वही बांग्लादेश के चिकन नेक है। तो ये है रंगपुर और यहाँ पर है चिटगोंग, जो कि एक प्रकार का चटगोंग भी इसको कहते हैं। चटगांव डिवीजन के अंदर एक कस्बा आता है जिसका नाम है मगदा कस्बा। इस कस्बे तक अराकान आर्मी का एक सैनिक जा पहुंचा। और ये बात जब अराकान आर्मी को पता चली तो उन्होंने क्या बोला बांग्लादेश से कि भाई हमारा जो सैनिक गलती से वहां पर आ गया है उसे आप वहां से वापस यहाँ भेज दीजिए। भेजने के बजाय क्या हुआ, जैसे भारत के पास में बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ है, वैसे ही बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए बीजीबी बनाया गया है। बीजीबी यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश एक प्रकार की सेना इनके पास बनी हुई है जो कि बॉर्डर की सुरक्षा करती है। उसने क्या कर लिया, इसको गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही गिरफ्तार किया तो इन्होंने छुड़वाने के लिए पूरे प्रयास किए पर बात नहीं बनी। जब बात बन नहीं रही है तो इन्होंने सोचा कि अब जो है कुछ और ही काम करना पड़ेगा, जिसके चलते क्या किया, कुछ समय बाद इसी चिटगोंग इलाके से कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए कहां पहुंचे, इस वाले इलाके में पहुंचे, यानी कि कॉक्स बाजार के थोड़ा सा आगे पहुंचे। और जैसे ही बात ये अराकान आर्मी के मेंबर को पता चली, उन्होंने बंदूक की नोक पर क्या किया, 157 मछुआरों को अपने अधीन कर लिया, मतलब उनको कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेकर सरकार से कहा, मतलब बीजीबी से कहा, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से कहा कि उस एक सैनिक को छोड़िए, हम आपके सारे के सारे मछुआरों को छोड़ देंगे। पर उस बात पे भी ये रेडी नहीं हुए और बीजीबी के द्वारा इनके ऊपर कर दिया गया अटैक, जिसके चलते इन दोनों के बीच में एक छोटा मोटा यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। गोलीबारी यहाँ पर शुरू हो गई और गोलीबारी के चलते बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के द्वारा क्या किया गया, 157 मछुआरों में से 137 मछुआरों को छुड़वा लिया गया और बाकी मछुआरे अराकान आर्मी के अंडर में रहे। पर ये लड़ाई करते करते कहां पहुंच गए, इस चिटगोंग वाले इलाके के डिवीजन में मगदा कस्बा तक ये जा पहुंचे, जो कि बांग्लादेश की बॉर्डर से तकरीबन 270 किलोमीटर अंदर का इलाका है, जहां तक ये अराकान आर्मी जा पहुंची है। अब ये सोचने वाली बात है कि आर्मी किसी देश के अंदर जा पहुंची है और वो आर्मी जिसे म्यांमार के देश भी किसी प्रकार की आर्मी की मान्यता नहीं देती है, वो किसी और देश के अंदर जा पहुंची केवल अपने एक व्यक्ति को छुड़वाने के लिए। अब ये आर्मी ऐसे वैसे मत समझना कि केवल लठ चलाना जानती होगी। इनके पास में आधुनिक हथियार मौजूद है, ड्रोन इनके पास में मौजूद है, AK-47 इनके पास में मौजूद है और यहाँ तक कि कई प्रकार के चाइना के जो आधुनिक हथियार अभी हाल फिलहाल बने हैं, राइफल जो बनी है,
वो भी इनके पास में मौजूद है। तो यहाँ पर यह भी सवाल आता है, क्या चाइना इसकी मदद करता है, क्या भारत इसकी मदद करता है, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो उनको क्या कर दिया, इन्होंने छुड़वा दिया। अब जो व्यक्ति वहां पर पहुंचा था ना, जिसका नाम मैंने बात बताया है जीबन तंजंग्या, वो वहां पर पहुंचा था, तो उसके पास में भी AK-47 मौजूद थी, इसीलिए उन लोगों ने इसको गिरफ्तार कर लिया था। अब आगे आप देखिए, ये है अराकान आर्मी। तो मैं आपको थोड़ा अराकान आर्मी के बारे में बता दूं और फिर चलेंगे हम शिविरों की तरफ। देखिए, अराकान आर्मी जो है 10 अप्रैल 2009 के दिन इस आर्मी की स्थापना की गई थी। क्यों इस आर्मी की जरूरत पड़ी थी? क्योंकि म्यांमार के अंदर जो टोटल 7 राज्य मौजूद हैं, उनमें से रखाइन स्टेट और एक और इसके साथ में स्टेट आता है जिसका नाम है कचिन राज्य। कचिन राज्य और रखाइन राज्य दोनों राज्य ऐसे हुआ करते थे जिसमें ऐसा फील होता था कि म्यांमार की सरकार बाकी 5 राज्यों में जैसा आर्थिक विकास करती है, रोजगार देती है, हर प्रकार का काम करती है, वैसे म्यांमार की सरकार इन 2 राज्यों को वंचित रखती है। पहली चीज। दूसरा, म्यांमार के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं वो है बौद्ध धर्म के, और इस रखाइन वाले क्षेत्र में ज्यादातर जो व्यक्ति निवास करते हैं वो बौद्ध के साथ साथ शरणार्थी मुस्लिम भी यहाँ पर निवास करते हैं, और केवल 5% की संख्या में यहाँ पर हिंदू लोग निवास करते हैं। तो उस चीज के चक्कर में भी यहाँ पर लड़ाई होती है। और तीसरा, बांग्लादेश कई बार ये बात बोलते आया है कि म्यांमार का रखाइन क्षेत्र हमें दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे कई प्रकार के रोहिंग्या निवास करते हैं, और म्यांमार इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता है कि रोहिंग्या म्यांमार के हैं। बांग्लादेश भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है और म्यांमार भी नहीं करता है, जिसके चलते लाखों लोग आज नागरिकता से वंचित यहाँ पर रह चुके हैं। तो कई प्रकार की लड़ाई इन दोनों देशों के बीच में लगातार चलती आई है, और अब इसके अंदर भारत का इन्वॉल्वमेंट कैसे है उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो ये जो अराकान आर्मी आपको दिखाई दे रही है, इसकी स्थापना 2009 के अंदर की गई थी। एक व्यक्ति है जिनका नाम है मेजर टून म्याट नाइन, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। और ये स्थापना रखाइन के अंदर नहीं हुई थी, ये स्थापना हुई थी म्यांमार के एक अलग स्टेट जिसका नाम था कचिन राज्य, उसके अंदर स्थापना हुई। स्थापना होने के बाद यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, हाथ में लठ लेकर, है ना, इस प्रकार की ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग होते ही यहाँ पे छोटे छोटे गुट बनने लगे, यानी कि एक आर्मी के अंदर केवल 10 मेंबर थे, फिर 15 हुए, फिर 20 हुए, और ऐसे ऐसे 10-10 ग्रुप के छोटे छोटे ग्रुप बनने लगे। और इनके द्वारा शुरुआती तौर पर ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम आने वाले टाइम में म्यांमार से अलग देश की डिमांड करेंगे। इनका उस समय का गुट इसलिए बना था कि हम ट्रेंड रहेंगे और हम क्या करेंगे, केवल और केवल हमारे अधिकारों के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे। जैसे आज भारत के अंदर किसान वर्ग कई बार दिल्ली पहुंच जाता है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, इसी प्रकार से कई प्रकार की पार्टियां भी भारत में अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते नई पार्टियां तक बन गई हैं। तो उसी प्रकार की बात यहाँ पे हुई थी कि एक नए प्रकार का क्या बनाया जाए, सैनिक बनाया जाए, जो केवल और केवल सरकार के सामने अपनी डिमांड्स को रखेगी और समय आने पर सरकार के लिए लड़ सके। पर जैसे जैसे समय बीता, इनके अधिकार इन्हें नहीं मिले, बेरोजगारी इतनी बढ़ती गई कि ये जो गुट है आज एक अलग आर्मी का रूप ले चुका है, और अब ये सेना से लड़ता है और सरकार से भी लड़ता है। यानी कि शुरुआत इसकी कचिन से हुई, फिर अराकान आर्मी यानी कि रखाइन क्षेत्र तक जा पहुंची, और उसके बाद में आज म्यांमार के कुछ पश्चिमी इलाकों तक इसने अपना कब्जा कर लिया है। और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर म्यांमार की सेना अपना दबदबा बना के रखती थी, उन इलाके पर भी इन्होंने अपना कब्जा बना लिया और म्यांमार की सेना को वहां से कूट के भी भगा दिया। तो आप जरा सोचिए किस प्रकार से मजबूती से ये आगे बढ़ते आए हैं। अब ये जो दंगे हुए थे यहाँ पर, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। म्यांमार आपको दिखाई दे रहा है, म्यांमार का ये वाला जो इलाका है ये है रखाइन इलाका। 80% से ज़्यादा ऐसा इलाका है जहाँ पर किसका कब्जा है, AA का, यानी कि अराकान आर्मी का यहाँ पर कब्जा है। अब ये जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है ना, ये भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भारत कभी भी अराकान आर्मी को कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है उसका रीजन भी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो अराकान आर्मी का आपको रखाइन क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस रखाइन क्षेत्र के अंदर बौद्ध धर्म के 60 से 65% लोग निवास करते हैं, मुस्लिम धर्म के 35 से 40% लोग निवास करते हैं, और हिंदू धर्म के 5% लोग निवास यहाँ पर करते हैं। और एक टाइम ऐसा आया था कि बौद्ध धर्म के और मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पर लड़ा गए थे 2017 के अंदर देश की डिमांड को लेकर, और इतना भयानक दंगा हुआ था कि इस स्टेट के अंदर गांव के गांव जला दिए गए थे। एक कोई छोटी बात नहीं होती है किसी गांव को जलाना, गांव के गांव यहाँ पर जला दिए गए थे। अब हम आते हैं हमारे तीसरे चौथे मुद्दे के ऊपर, जो कि सबसे खतरनाक मुद्दा था। मैंने आपको बोला था दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर दुनिया के ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास किसी भी देश की नागरिकता मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपको एक इलाका दिखाई दे रहा होगा, ये है रखाइन, है ना।
रखाइन, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के चटगांव डिवीजन के अंदर एक ब्लैक कलर का इलाका आपको दिखाई दे रहा है, इससे बोला जाता है कॉक्स बाजार। मुख्यतः ये म्यांमार के अंदर नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर आता है, और बांग्लादेश का एक इलाका है जिसका नाम है कॉक्स बाजार। और कॉक्स बाजार दुनिया का ऐसा इलाका है जहां पर 10 लाख लोग, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो बांग्लादेश की नागरिकता है, ना म्यांमार की नागरिकता है, ना भारत की नागरिकता, ना किसी और देश की नागरिकता। जिसके चलते इन 10 लाख लोगों में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि नागरिकता पाने के चक्कर में अलग अलग देश में शरणार्थी बनकर जाते हैं, और फिर वो देश वाले उन्हें घुसपैठी कह के भगा देते हैं। और अभी भारत के अंदर भी ऑपरेशन जीरो चल रहा है, ऑपरेशन सफाई कार्यक्रम चल रहा है, जिसके चलते बहुत जल्द हो सकता है भारत में एनआरसी लागू हो जाए और ये घुसपैठियों की सफाई होकर एक बार फिर से यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि इनकी तादाद जो है यहाँ पर इतनी ज्यादा है। 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी नहीं है। आप सोचिए, अगर आपके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है, मतलब आपके पास आधार कार्ड नहीं है, मतलब आपके पास में शिक्षा नहीं है, मतलब किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर आपके पास में किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कहीं नौकरी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हैं? नहीं। अच्छी जिंदगी जी सकते हैं? नहीं। देश की नागरिकता होना बहुत जरूरी होता है, और किसी देश की नागरिकता नहीं मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा, और बेरोजगारी बहुत ज्यादा मतलब आप समझ सकते हैं भूखमरी का शिकार यहाँ पर लोग हो रहे हैं। इतने ज्यादा भूखे मर रहे हैं बच्चे यहाँ के, मैं आपको दिखाने वाली हूँ उनकी हालत, जरा आप देखिएगा, ऐसी हालत उनकी हो रही है। 10 लाख लोग यहाँ पर हैं, जिनमें से कुछ लोग, ये और भी ज्यादा संख्या हो सकती थी, पर कुछ लोग भारत के अंदर आ चुके हैं, कुछ लोग बांग्लादेश के दूसरे इलाके में हैं, कुछ लोग म्यांमार के इलाके में हैं, कुछ लोग मलेशिया, सऊदी अरब और इसके अलावा थाईलैंड के इलाके तक भी जा पहुंचे हैं। तो अलग अलग देशों में नौकरी पाने के चक्कर में चले जाते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी क्षेत्र है। और दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि 10 लाख लोग एक साथ निवास करते हो, जो अपने हक के लिए केवल और केवल लड़ाई ही लड़ रहे हो कि हमें किसी न किसी प्रकार का देश का नागरिक बना दिया जाए। कुछ समय पहले इन रोहिंग्याओं के कुछ नेताओं के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि हम कॉक्स बाजार को लेकर एक अलग देश बना देंगे, जहां पर हमारी 10 लाख जनसंख्या निवास करेगी। हमें किसी देश के सामने ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे पास में किसी देश की नागरिकता नहीं है। जब हम एक अलग देश ही बना देंगे और देश को जब नागरिकता मिल जाएगी तो हमें स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। अब मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर रोहिंग्यों का अलग देश बनता है, कॉक्स बाजार या फिर अलग देश बना दिया जाए, तो क्या यूएन इसे मान्यता देगा? क्या भारत इसे मान्यता देगा? और क्या म्यांमार इसे मान्यता देगा? आप क्या सोचते हैं? जरूर से लिखिएगा। और इसके साथ में कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि रोहिंग्या मुसलमानों से बहुत बंदूक की नोक पर काम करवाती है अराकान आर्मी। देखो भाई कितना दबदबा है इनका। खैर आगे बढ़ते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में आता होगा, अराकान आर्मी के पास में हथियार कहाँ से आते हैं? क्या भारत हथियार देता है या फिर चाइना हथियार देता है? तो शायद ये डाउट भी आज आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम चाइना के बारे में बात कर लेते हैं, देन बढ़ेंगे हम भारत की तरफ। चाइना की अगर हम बात करें, क्या ये अराकान आर्मी का सपोर्ट करता है? तो हाँ या ना, क्या जवाब होगा आपका? मेरा जवाब आप जरा सुनिए। अराकान आर्मी का चाइना जो है अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वो मीडिया के सामने हर बार इस बात को बोलता है कि हम म्यांमार की अखंडता को बनाए रखने के लिए मदद करेंगे, पर वो अराकान आर्मी के साथ में भी बेर मोल नहीं लेना चाहता। अगर वो अराकान आर्मी के साथ में बेर मोल ले लेता है तो उसकी सबसे बड़ी मात यहाँ पर होने वाली है सीएमईसी को लेकर। अब ये सीएमईसी क्या है? तो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको यहाँ पर बता दूं, ये है चाइना से निकलने वाला एक सड़क मार्ग जो कि ये रखाइन वाले क्षेत्र से होकर जाता है, और इसके चलते चाइना ने सपना देख रखा है कि मैं दक्षिण एशिया से यूरोप तक पूरा का पूरा रोड मैप के द्वारा कवर कर दूं, ताकि आने वाले टाइम में अगर व्यापार करना पड़े तो वो सड़कों के माध्यम से हो। यानी कि चाइना से जो एक सड़क गुजरती है वो म्यांमार के बीचों बीच होकर रखाइन वाले क्षेत्र तक जाती है, और यही वही रखाइन वाला क्षेत्र है जहां पर अराकान आर्मी एक्टिव है। इसीलिए चाइना कुछ नहीं बोलता है कि अगर बोला तो खुद फंस जाएंगे। दूसरा सवाल यह आता है, क्या चाइना इन्हें हथियार मुहैया करवाता है? तो आप जरा सुनिए, सीधे तौर पर चाइना यहाँ पर हथियार नहीं देता है, पर चाइना के कुछ व्यापारी जो कि कचिन और कोकांग के अंदर मौजूद है, वो व्यापारी यहाँ से हथियार लेते हैं, और वो हथियार कहाँ पहुंच जाते हैं? अराकान आर्मी के पास में पहुंच जाते हैं। और ये बात किसने कही है? वर्ल्ड मीडिया के द्वारा पता चला है, और वो इसीलिए पता चला है क्योंकि अराकान आर्मी के पास में जो हथियार मौजूद है ना,
वो चाइना के सबसे आधुनिक हथियार मौजूद है। यानी कि अभी जो नई टेक्निक पे आधारित चाइना ने जो हथियार बनाए हैं वो हथियार इनके पास में मौजूद है। दूसरा, और सपोर्ट करने के रीजन क्या है चाइना के, तो चाइना इस वजह से भी अराकान आर्मी का सपोर्ट करता है ताकि अराकान आर्मी का झुकाव भारत या अमेरिका की तरफ ना जाए। अगर भारत की तरफ झुकाव बढ़ा तो भारत इनकी मदद कर देगा, वो चाइना को नहीं पूछेंगे। दूसरा, अगर अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ा तो अमेरिका अपने सैन्य अड्डे यहाँ पर लाके स्थापित कर देगा, इसीलिए वो नहीं चाहता है। इसीलिए चाइना अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली क्या करता है, उन्हें हथियार मुहैया करवाने का काम हमेशा करता रहता है। अब आप सभी लोगों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही होगी कि चाइना का तो हमने जान लिया, भारत इस पे क्या प्रतिक्रियाएं देता है, इसके बारे में बता दो। तो अगर सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा, क्या अराकान आर्मी का सपोर्ट भारत करती है, तो जी नहीं, बिल्कुल खुलकर कभी भारत ने इसका समर्थन नहीं किया, पर इसके विरोध में भी भारत सरकार कभी नहीं गई, क्योंकि भारत हमेशा म्यांमार की सरकार और म्यांमार की सेना को लेकर बात करती है, कभी अराकान आर्मी को लेकर बात नहीं करी और ना अराकान आर्मी का विरोध सरकार ने किया है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है भारत का कालादान प्रोजेक्ट। अब अगर आप कालादान प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूं, आप जरूर से देखिएगा, पर यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूं। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश टाइम टाइम पर उछलता रहता है, जिसके चलते वो भारत को कभी भी आंख दिखाने लगता है। और भारत सरकार भी इसी बात को लेकर सोचती आई है कि आने वाले टाइम में जब दक्षिण एशिया के साथ में व्यापार के लिए सड़क मार्ग कनेक्ट किया जाए, तो अगर बांग्लादेश से होकर गुजरा जाएगा तो बांग्लादेश किसी भी दिन अपना रंग बता देगा। इसीलिए आने वाले टाइम में जब सड़कों का जाल बुना जाएगा तो बांग्लादेश को पूरी तरीके से बाय आउट करने के लिए भारत सीधा जो है म्यांमार के साथ में कनेक्ट करने का काम चला रखा है, जिसे कहते हैं कालादान प्रोजेक्ट। और इसी कालादान प्रोजेक्ट के चलते हम केवल यहाँ से जब जाते हैं सिलीगुड़ी यानी कि चिकन नेक कॉरिडोर से, तो हमारा जाने का दूसरा रास्ता यहाँ से भी रेडी हो जाएगा। इसीलिए भारत का कालादान प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है रखाइन स्टेट, और इसी रखाइन स्टेट में एक पोर्ट आता है जिसका नाम है सीतवे पोर्ट, यानी कि सीतवे बंदरगाह, जिसके साथ कोलकाता से लेकर सीधा यहाँ तक 539 किलोमीटर का एक रूट भारत ने तैयार किया है। और अगर भारत सरकार अराकान आर्मी के विरोध में जाती है तो ये वाला इलाका तो ऑलरेडी अराकान आर्मी के अंडर में है, इसीलिए मुसीबत हो सकती है। इसीलिए सरकार कुछ भी नहीं बोलती है, इनकी इच्छा हो जो काम करो। और यहाँ से यानी कि म्यांमार से होते हुए भारत के एरिया में भी कवर किया जाएगा आने वाले टाइम में। और इधर से थाईलैंड, वियतनाम, लाओस से कई सारे देशों के माध्यम से हम कनेक्ट होंगे सड़कों के माध्यम से, जिससे आने वाले टाइम में बांग्लादेश का कोई रोल नहीं रहेगा। आप देखिए, बांग्लादेश यहाँ पर रह गया और यहाँ से सड़क सीधा कहाँ चली गई, म्यांमार के अंदर चली गई, जिसके अंदर जो है पुलिया का मार्ग भी होगा, यानी कि नदी के ऊपर भी पुलिया से भी निकलेगा ये मार्ग, सड़क मार्ग से भी कनेक्ट होगा और समुद्री मार्ग से भी कनेक्ट होगा। 3 मार्ग इसके अंदर कनेक्ट होने वाले हैं और ऐसे करके ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आप डिटेल से जान सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो किया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे कहीं पे भी फॉलो करना चाहें, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी फॉलो करना चाहें तो जरूर से कर लीजिएगा, मेरी आईडी है। इसके साथ ही ये लोग कई बार जो है धरना प्रदर्शन कर चुके हैं कि हम म्यांमार के हैं, रोहिंग्या हैं तो हैं, पर हम म्यांमार के हैं, हमें क्या कीजिए, यहाँ की नागरिकता दे दीजिए। और अब यहाँ पे आप जरा फोटो देखिए कि बेरोजगारी के बढ़ते और यहाँ के लोगों की नागरिकता नहीं मिलने की वजह से किसी देश के लोग इन्हें काम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों की हालत आप जरा देखिए, भूखमरी का खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और इनकी हालत देखिए, इन बच्चों की क्या गलती है भाई, इनकी ज़िंदगी है जो पूरी तरीके से शुरू होने से पहले ही लगभग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि खाने के लिए ही अब इनको पूरी ज़िंदगी यहाँ पर लड़ाई लड़नी होगी। और इसके साथ ही देखिए, रखाइन आर्मी ने जो बांग्लादेश के अंदर घुसना सही किया है या गलत, आप जरूर से अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। यहाँ पर मैंने समझाया है कालादान प्रोजेक्ट के बारे में, इस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। और यहाँ पर मैंने रखाइन आर्मी के बारे में बताया था, जहाँ पर चाइना अपने बेस बनाने में लगा हुआ था, उसके बारे में मैंने समझाया था, जरूर से आप देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।